एग्जाम की तैयारी कुछ ऐसे करो कि फुल मार्क्स आने की ही दिमाग में ख्याल आए, उससे नीचे का तो सोच ही ना हो। इसलिए मैंने सोचा है क्यों ना आपकी तैयारी कुछ इस तरह से करवा दिया गया है, क्योंकि बच्चे सोचते 70 नंबर लाने, 75 नंबर लाने। तो मैं कहता हूं उत्तराखंड के हर एक बच्चे को 80 नंबर लाने हैं इकोनॉमिक्स में। तो आज मैं आपको 80 में से 80 नंबर कैसे लाया जाए इस कॉन्सेप्ट को बताने वाला हूं, क्योंकि मैं आपको ऐसे 10 क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है। 5 बार, 6 बार, 7 बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं। अगर आपने इन्हीं 10 क्वेश्चन को पढ़ लिया तो ये मान के चलिए 80 में से 80 लाने का पहला कदम आपने जाम कर दिया है, क्योंकि ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में इस बार 5 नंबर में पूछे जाने हैं। और इसका आंसर पता है आपको, 120 शब्दों के बीच में ही लिखना है। तो परफेक्टली एक आंसर कैसे होता है लिखिए, क्योंकि देखिए इसमें वो क्वेश्चन शामिल हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार 2011, 12, 13, 14 अलग अलग वीडियो डाल रहा था। उन्हीं सभी में से कुछ क्वेश्चंस कॉमन मैंने निकाले हैं जो कि रिपीटेड है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। समझ लेना, अगर इनको आपने तैयार कर लिया तो ये आप कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि भैया आप तो मेरे 80 में से 80 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, मैं भी नहीं रोक सकता, आप अपने आप को नहीं रोक सकते, क्योंकि आपकी तैयारी पक्की होनी है। चलिए शुरुआत करते हैं ऐसे 10 क्वेश्चन की। 10 क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन हम बात करेंगे, उपभोक्ताओं के साम्य को उदासीनता वक्र विश्लेषण द्वारा समझाइए, या फिर तटस्थता वक्र किसे कहते हैं, तटस्थता वक्र के माध्यम से उपभोक्ता के संतुलन को समझाइए, या फिर अनादिमान वक्र किसे कहते हैं, क्योंकि उदासीनता वक्र के 3 नाम है। एक है तटस्थता वक्र, एक है अनादिमान वक्र। तीनों से ही एक पूछा जाए तो क्वेश्चन हमारा सेम है। 2012 में, 16 में, 17 में, 19 में, 20 में, तो कितनी बार आ गया भैया? 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि पिछले 10 सालों में ये क्वेश्चन 5 बार रिपीट हो चुका है। देखिए 20 के बाद 22 में नहीं आया, 23 में नहीं आया, इसका मतलब इस बार है 24। तो मैं सीना ठोक के कह सकता हूं कि 110% 2024 के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन जरूर आने वाला है। रट लो, रट्टा मार लो, और वीडियो को फटाक से अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दो ताकि उनको भी ये 10 क्वेश्चन रट जाए। समझ में आ गया ना? आंसर कैसे लिखना, सबसे पहले तो आपको बताना है कि उपभोक्ताओं के साम का मतलब बेटा संतुलन होता है। एक उपभोक्ता उस समय संतुलन की अवस्था में होता है जब अपनी सीमित आय की सहायता से वस्तुओं को दी गई कीमतों पर खरीदकर अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति करता है। तो 1 नंबर आपका ये हो गया। 5 नंबर में से 1 नंबर इतना लिखने से मिल गया। 1 नंबर आपको मिलेगा कॉन्सेप्ट बताने का कि आप क्या बताने जा रहे हैं। उपभोक्ताओं की कीमत रेखा उसकी आय व उपभोग वस्तुओं की कीमतों पर निर्धारित होती है। इस कीमत रेखा के साथ उपभोक्ता ऊंचे से ऊंचे उदासीनता वक्र पर पहुंचना चाहता है, और जितना ऊंचा उदासीनता वक्र बनता है संतुलन भी उतना अधिक होता है। तो दूसरा नंबर आपको यहां मिल जाएगा। तो 2 नंबर हो गए। अब बचे बाकी 3 नंबर लेने के लिए आपको क्या बताया गया है कि उपभोक्ताओं के साम्य को बताना। देखिए उदासीनता वक्र के अंतर्गत उपभोक्ता के संतुलन की बताने की 2 प्रमुख शर्तें हैं। नंबर 1, उदासीनता वक्र कीमत रेखा को स्पर्श यानी कि छूता हुआ होना चाहिए। अब इसके डायग्राम बनाएंगे तो आपके 3 नंबर यहां से मिल जाएंगे। मतलब एक ऐसा बिंदु, जैसे ये आर एस आपको दिख रहा है ना, आर एस, ये है कीमत रेखा। कौन सी रेखा है? कीमत रेखा, जो कि एक उपभोक्ता अपनी कीमत और बस अपनी आय और वस्तु की कीमत के आधार पर तैयार करता है। और दूसरा जो आईसी दे रखा उपभोग के विभिन्न संयोगों को बताता है। तो ये दोनों जिस बिंदु पर आपस में छुएंगे, बिंदु ई पर, इसी बिंदु पर उपभोक्ता साम्य की स्थिति में होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर वस्तु एक्स और वस्तु वाई पर किया जाने वाला व्यय उसका सीमांत उपयोगिता के बराबर हो जाएगा। दूसरी शर्त क्या होती है? स्थायी संतुलन के लिए संतुलन बिंदु पर उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होना चाहिए। उन्नतोत्तर का मतलब होता है जो बिंदु हो उसकी उल्टे दिशा में भागता हुआ होना चाहिए। मतलब एक ऐसा बिंदु जहां पर उदासीनता वक्र वापस घूम के नहीं आए, उल्टी दिशा में भाग जाए। देखिए एक बिंदु यहां पर ई है और एक बिंदु के है। के पर छूने के बाद ये वापस बैक आ रहा है मूल बिंदु की ओर, लेकिन ई पर छूने के बाद उल्टी दिशा में जाता है। तो बिंदु ई ही हमारा संतुलन बिंदु होगा। जब ये दोनों शर्तें पूरी होती हैं तभी उपभोक्ता संतुलन में होता है। तो आपको इतना ही लिखना है, और इतना लिखने के आपके 5 नंबर ऐसे चेक किया जाएगा। ये चेक हो गया और आपके 5 नंबर पूरे हो जाएंगे। 100% गारंटी है। अगर आपने मैंने जो लिखा है ऐसा लिख के आया, कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो आपके मार्क्स को एग्जाम में काट दे। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। ये जो क्वेश्चन है समष्टि अर्थशास्त्र से, और ये क्वेश्चन भी देखिए
2012, 2018, 2022 में पूछा गया। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था समग्र मांग की अवधारणा को चित्र से समझाइए। बाकी दोनों साल ये समग्र मांग और समग्र पूर्ति की अवधारणा को पूछा गया है। अगर दोनों में से कोई एक अलग भी आ सकता है, दोनों को एक साथ भी आ सकता है, ठीक है ना। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल यानी कि 22 के बाद जम करके ये 24 में आने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा है। क्योंकि क्वेश्चन तो आएंगे आपके कितने, 8 क्वेश्चन आएंगे। तो जितने 10 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, हो सकता है इसी 10 क्वेश्चन में 8 आ जाए, तो आपके वारे नारे हो गए ना। इसलिए इन क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। तो सामूहिक मांग, समग्र मांग को सामूहिक मांग भी कहते हैं, समग्र पूर्ति को सामूहिक पूर्ति भी बोलते हैं, ठीक है। कुल मांग कुल पूर्ति के नाम से, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। तो दोनों को आपको बताना है। दोनों बताने के आधे, एक को बताया तो 2.5 नंबर मिलने वाला है। तो सामूहिक मांग क्या है? एक अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं की संपूर्ण मांग को सामूहिक मांग कहा जाता है। मतलब एक अर्थव्यवस्था में रहने वाले जो भी लोग हैं, अपने जो भी निवासी अपने दी हुई स्तर पर वस्तु और सेवाओं को खरीदने के लिए जो कुछ भी खर्च करते हैं, उन खर्चों का योग ही सामूहिक मांग होता है। जो खर्च होते हैं वो 2 प्रकार से होता है, उपभोग व्यय और निवेश। इसी तरह से आपको पैराग्राफ नहीं बनाना है, आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। जैसे मैंने देखिए यहाँ पर अर्थ बता दिया, यहाँ पर उसको अर्थ को एक्सप्लेन कर दिया, एक्सप्लेनेशन को हमने जो है एक इक्वेशन बना के लिख दिया। तो इसी तरह से इकोनॉमिक्स में लिखना होता है, तभी आपको मार्क्स मिलते हैं। ये नहीं कि केवल और केवल हिस्ट्री की तरह राम गया था या राजा था पर हिस्ट्री बना के आके पैराग्राफ नहीं बनाना है भाई। पैराग्राफ बनाने से इकोनॉमिक्स में नंबर नहीं मिलता है। इकोनॉमिक्स में नंबर मिलता है इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट लिखने के। अर्थ बताइए अलग, एक्सप्लेन अलग कीजिए। अब उसको फ्लो चार्ट बना दिया, अब इसके बारे में एक छोटा सा डायग्राम बना दिए। जैसे देखिए अब आपको सामूहिक मांग किसके बराबर होता है, व्यय और निवेश के बराबर होता है। अब इसको एक टेबल बना दीजिए। देखिए करना कुछ नहीं है, दिखना ज़्यादा है। तो यहाँ पर इनकम के आधार पर लोग खर्च करते हैं। इनकम बढ़ेगा तो खर्चे भी बढ़ेंगी, लेकिन निवेश अपने स्तर पर हमेशा क्या रहता है, एक समान रहना था। चाहो तो ये डेटा रट हो क्योंकि इस बार तो आना ही है। अब इन दोनों का टोटल 100, 200, 300, 200, 200, 400 इस तरह का दोनों का टोटल एग्रीगेट डिमांड होता है, ठीक है। अब किसी भी अर्थव्यवस्था में जो निवेश हमेशा समान रहता है, एक्स एक्सिस के बराबर होता है। यहाँ पर ये हो गया आपका आय स्तर यानी कि वाई। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती चली जाती है, कंजप्शन हमारा बढ़ता चला जाएगा ऊपर की ओर, ये सी हो जाएगा। इनकम के बढ़ने के साथ साथ कंजप्शन भी बढ़ रहा है, और इन दोनों का टोटल एग्रीगेट डिमांड होता है, वो भी कंजप्शन के साथ उसके पैरेलल में ऊपर की ओर चढ़ता हुआ चला जाएगा, क्योंकि एडी इक्वल टू होता है सी प्लस आई। अब ये डायग्राम बनाना मत भूलिएगा, डायग्राम जरूरी है, मार्क्स लेना है तो। लॉन्ग क्वेश्चन में जितना ज़्यादा डायग्राम फ्लो चार्ट बनाएंगे उतना ही बेटर है। अब इसी में दूसरा है सामूहिक पूर्ति, क्योंकि आधा मैंने बता दिया, आधा सामूहिक पूर्ति। सामूहिक पूर्ति का मतलब होता है कि देश से समस्त उत्पादकों के द्वारा, ये द्वारा लिखा हुआ गलत है, ये द्वारा ऐसे होगा, की जाने वाली वस्तु और सेवाओं की कुल पूर्ति से है। मतलब सामूहिक पूर्ति उस देश की कुल सकल घरेलू उत्पाद यानी कि कुल साधन आय इनकम के बराबर होती है, जिसको शॉर्टकट में हम वाई लिखते हैं, ठीक है। ऐसे में इनकम के 2 भाग होते हैं, व्यय और बचत, क्योंकि इनकम का एक भाग खर्च करोगे, एक बचाओगे। अब इसको अपने इक्वेशन में, अब इसी चीज को जब इनकम और एग्रीगेट सप्लाई बराबर है तो एग्रीगेट सप्लाई का 2 कंपोनेंट हो गए, सी प्लस एस। सी का मतलब होता है उपभोग और एस का मतलब होता है बचत, ठीक है ना। देखिए लिखा कम और पेज भर गया, यही कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमिक्स में भैया, नंबर लेने का। अब इसी चीज का भी डायग्राम बना दीजिए। किसी भी इकोनॉमी में यहां पर जो इनकम, देखिए इनकम, जीरो इनकम पर कुछ खर्च हो रहा है, क्योंकि हमारा इनकम तो खर्च होगा ही, कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम खर्च ना करें। जब जीरो इनकम में जो खर्च करते हैं ना, इसको बोलते हैं ऑटोनोमस यानी कि स्वायत्त उपभोग। और जब सेविंग हमारा माइनस में होगा, धीरे धीरे हमारी इनकम बढ़ती चली जाएगी तो उपभोग भी बढ़ता चला जाएगा और हमारा क्या बढ़ जाएगा, बचत भी बढ़ती। अब इन दोनों का टोटल होता है एग्रीगेट सप्लाई, और ये हमेशा वाई के बराबर। इसलिए ये जो एग्रीगेट सप्लाई है हमेशा जीरो से चढ़ता हुआ ऊपर बढ़ता हुआ होता है, और 45 डिग्री के एंगल पे ये बन जाता है, ठीक है। समझ में आ गया, ये कॉन्सेप्ट आपका भी कंप्लीट हो गया। आपको दोनों मिला के यहाँ पर भी 5 नंबर मिल गए। मैं चाहता हूँ मेरा पढ़ा हुआ, मेरा वीडियो देखने वाला हर एक बच्चा इकोनॉमिक्स में 80 में से 80 का सोचे। इसलिए सोचे क्योंकि उनको इतना मैटर मिल जाता है कि वो पढ़ते। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, मूल्य वृद्धि विधि राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है, समझाइए। राष्ट्रीय गणना विधि, राष्ट्रीय गणना विधि की 3 विधि होती है, मूल्य वृद्धि, आय विधि, व्यय विधि। कोई भी विधि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा एग्जाम में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है वो मूल्य वृद्धि विधि, उत्पाद विधि। देखिए 11, 13, 14, 19, 23 लगातार पूछा गया क्वेश्चन है। कितनी बार, 1, 2, 3, इसमें से 11 में तो तीनों विधियों को पूछा गया था। 13, 14, 19 और 23 में ये अलग अलग पूछा गया, यानी कि 23 पिछले साल पूछा गया है। अब पिछले साल पूछा गया, इसका मतलब ये साल नहीं आएगा, ऐसे कोई बात नहीं। रिपीटेड क्वेश्चन है तो आपको तैयार करना चाहिए। तो मूल्य वृद्धि से राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है।
राष्ट्रीय आय की गणना करने की उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि देखिए, उत्पाद विधि के अंतर्गत देश की घरेलू सीमा में देश के निवासियों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के बाजार मूल्य का योग किया जाता है और उनमें से मूल्यह्रास शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटाकर विदेशों से प्राप्त होने वाले शुद्ध साधन आय को जोड़ दिया जाता है। ऐसे में जब हम मूल्य वृद्धि की बात करते हैं, राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए कुछ प्रमुख चरण होते हैं और उन चरणों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से चरण होते हैं? नंबर 1, सबसे पहले चरण में उत्पादन मूल्य की गणना की जाती है और उत्पादन मूल्य की गणना करने के लिए आपको ये फार्मूला देखिए, हर एक चरण में जो फार्मूला है फार्मूला लिखते चले जाइए, आपका आंसर कंप्लीट होता चलेगा। पहले उत्पादन मूल्य जिसमें बिक्री की मात्रा और स्टॉक में परिवर्तन। स्टॉक में परिवर्तन का मतलब होता है ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। मतलब प्रारंभिक अंतिम स्टॉक में से प्रारंभिक स्टॉक को माइनस कर देंगे स्टॉक में परिवर्तन, क्योंकि जो माल आपने बेचा, बेचने का जो बचा हुआ उन दोनों को टोटल करेंगे तो वो उत्पादन मूल्य आएगा। जैसे ही उत्पादन मूल्य आ जाएगा उसमें से हम मूल्य वृद्धि की गणना करेंगे और मूल्य वृद्धि की गणना करें, मूल्य वृद्धि का मतलब वैल्यू एडेड, वी बोलते शॉर्टकट में, VA। उत्पादन मूल्य में से उत्पादन करने के लिए खर्चा होता है, कि फोकट में खर्चा हो गया, ऐसा तो नहीं फोकट में नहीं, आपके उसके पीछे कुछ ना कुछ खर्च होता है। तो मध्यवर्ती वस्तु के या मध्यवर्ती उपभोग के मूल्य को माइनस कर देंगे मूल्य वृद्धि। जैसे ही मूल्य वृद्धि आ जाएगा सब, उसके बाद हम सकल मूल्य वृद्धि की गणना करेंगे। सकल मूल्य वृद्धि मतलब उत्पादन के जितने भी क्षेत्र है उन सभी क्षेत्रों ने अपने अपने लेवल पर कितना जो है प्रोडक्शन किया। तो सकल मूल्य वृद्धि की गणना करने के लिए प्राथमिक क्षेत्र का उत्पादन, द्वितीय क्षेत्र का और ये तृतीय क्षेत्र के उत्पादन मूल्य यानी कि मूल्य वृद्धि को जोड़ेंगे तो सकल मूल्य वृद्धि, जिसको GVMP या GDPMP बोलते हैं। और जब ये प्राप्त हो जाएगा, लास्ट स्टेप में आते हैं राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए, तो NNP-FC शॉर्टकट में बोलते हैं। GDPMP जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया उसमें से मूल्यह्रास घटा देंगे, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटा देंगे और NFI का मतलब होता है विदेशों से प्राप्त होने वाले शुद्ध साधन आय को जोड़ देंगे तो राष्ट्रीय आय की गणना हो जाएगी। राइट, ये तीसरा क्वेश्चन है, इतना लिखेंगे पूरा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अनैच्छिक बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? अनैच्छिक बेरोजगारी के विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए। ये वाला क्वेश्चन देखिए 13, 17, 19, ठीक है ना, 13, 17, 19। इवन ये 19 के अलावा ये क्वेश्चन जो है 2022 में भी आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है, लिखा नहीं सॉरी। तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन भी ध्यान में रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में, क्योंकि आज मैं जो कुछ बता रहा हूँ वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आता है। तो एक ऐसी स्थिति जिसमें ऐसे लोगों को कुशल या योग्य होते हैं एक न्यूनतम मजदूरी दर पर कार्य करने की इच्छुक होते हुए भी अगर उनको कार्य नहीं मिलता, मतलब भैया मैं हूं, मैं चाहता हूं कि जो भी काम अवेलेबल है मैं करूं, लेकिन अगर काम ही नहीं मिलेगा जबकि मैं काम कर सकता हूं तो उसको अनैच्छिक, क्योंकि मेरी काम करने की इच्छा है लेकिन इच्छा होते हुए भी मुझे काम नहीं मिलता है, दैट इज अनैच्छिक बेरोजगारी, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं इंग्लिश में। अब बात करते हैं इसके रीज़न क्या है, क्या कारण है कि लोगों को काम नहीं मिलता। सबसे पहला, क्योंकि जितने काम अवेलेबल हो उससे ज़्यादा लोगों की जनसंख्या है, यानी कि जनसंख्या विस्फोट। भाई जितनी तेज़ी से हमारे भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, पॉसिबल ही नहीं है उसी स्पीड में रोजगार को उत्पन्न किया जाए, क्योंकि रोजगार उत्पन्न करने की भी एक सीमा होती है, लेकिन जनसंख्या बढ़ने की कोई सीमा नहीं है। ठीक है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 होता चला जा रहा है मामला। और नेक्स्ट है शिक्षा की दयनीय स्थिति। लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो आज 100 बच्चे स्कूल जाते हैं, 100 में से 70 बच्चे केवल पास होने के लिए स्कूल जाते हैं और उसमें से पास होने वाले 70 में से 35 बच्चे जो है उनको पता नहीं है क्या करना है, वो केवल इसलिए स्कूल जा रहे हैं क्योंकि घर वाले भेज रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लोगों का ध्यान अच्छा काम करने का है ही नहीं, मेहनत करने का नहीं है, वो केवल नौकरी करना चाहते कि बस पढ़ लिख के जाए अच्छी भाई कहाँ से नौकरी से, हर कोई नौकरी करने जाएगा तो नौकरी देने वाला कौन बनेगा। नेक्स्ट है कुटीर उद्योग। पुराने समय में लोग अपने घरों में काम करते थे, अंग्रेजों ने भारत के कुटीर उद्योग को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया, ठीक है ना। ये अपने भारतीय आर्थिक विकास वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। अंग्रेजों ने पूरी कुटीर उद्योग खत्म कर दिया, फिर ऐसे ही कसर बात की भारतीय सरकार ने कुटीर उद्योग को विकास के लिए कुछ नहीं किया। ऐसे में आधुनिकीकरण के नाम पर भारतीय कुटीर उद्योगों का इतनी तेजी से जो है नष्ट होना शुरू हो गया कि बेरोजगारी बढ़ती चली गई। मशीनीकरण, न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। भाई पहले 10 लोग मिलकर जो काम करते थे, अब एक मशीन में केवल 2 लोगों से वो काम हो जाता है, तो 8 लोग कहाँ जाएंगे भाई, बेरोजगारी होंगे। और लास्ट में पूंजी की कमी। भारत के लोगों के पास इतनी पूंजी नहीं है कि अपना खुद का काम शुरू कर सके। अगर उनके पास काम करने की ताकत है, काम करने वाला दिमाग है, लेकिन बात यह है कि पैसे नहीं है और बिना पैसों का सब कुछ बेकार है।
ठीक है, तो ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन देखिए 11, 13, 14 में आया वो क्वेश्चन है, और ये मूल वृद्धि विधि मैंने बताया था। अब लेकिन ये क्वेश्चन है ना, तीनों विधियों को एक साथ पूछा जाता है। अब देखिए मूल वृद्धि विधि को मैंने अलग से बताया, और तीनों विधियों को अगर एक साथ लिखना है तो कैसे लिखेंगे। अब बात यह है कि तीनों विधियों को एक साथ लिखने जाएंगे तो बड़ा लंबा बन जाएगा। अब 5 नंबर में क्या इतना लंबा लिखना सही है? नहीं, कोई एक विधि आता है तो उसके स्टेप टू स्टेप लिखिए, लेकिन तीनों विधियों को अगर एक साथ पूछा जाता है तो यहाँ पर लिखने का तरीका बदलना होगा। आपको केवल उसका अर्थ बताना है और एक लाइन में उसकी एक कैलकुलेशन का मेथड बताना है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको ये बार बताना है राष्ट्रीय होता क्या है। राष्ट्रीय से अभिप्राय किसी राष्ट्र की एक वर्ष के दौरान आर्थिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को बोलते हैं। राष्ट्रीय गणना करने की 3 प्रमुख विधियां होती हैं। इसमें पहली विधि है उत्पाद विधि या मूल्य वर्धित विधि। यह वह विधि है जिसके अंतर्गत एक वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था में उत्पन्न सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य की गणना की जाती है। जब मौद्रिक मूल्य की गणना करेंगे तो बाजार मूल्य का योग होता है, जिसको हम सकल घरेलू उत्पाद के नाम से जानते हैं। इतना ही लिखना है आपको। अब इसकी गणना करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी देश का जीडीपी एमपी होता है सकल घरेलू, तो उसमें मूल्य ह्रास को घटा देंगे, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटा देंगे, और एनएफआई यानी कि विदेशी वस्तु साधन आय को जोड़ देंगे। ये पहली विधि हो गई। दूसरी विधि आय विधि। आय विधि के अंतर्गत उत्पादन के जितने भी साधन होते हैं उन साधनों के बदले में दी जाने वाली आय, मतलब जो व्यय होते हैं सामने वाले पक्ष के लिए आय होता है, उन सभी आयों को हम जोड़ेंगे। जैसे श्रम के बदले में वेतन दिया जाता है, जमीन के बदले में किराया दिया जाता है, उद्यमिता को प्राप्त होता है लाभ, पूंजी के बदले में दिया जाता है ब्याज। तो इन सभी को आपस में जोड़ देंगे, तब जाके हमें यहाँ पर राष्ट्रीय आय की प्राप्ति हो। किराया, मुआवजा, ब्याज, लाभ, निश्चित आय प्लस एनएफआई, तब से जाके राष्ट्रीय आय की प्राप्ति होती है। और लास्ट मेथड है व्यय विधि। व्यय विधि वह विधि होता है जहां पर बाजार कीमतों पर अंतिम जीडीपी पर खर्च करने की गणना करके राष्ट्रीय राजस्व का निर्धारित, मतलब यहाँ पर यह तय किया जाता है कि अंतिम वस्तु और सेवाओं पर लोग कितना खर्च करते हैं। लोगों के द्वारा किए जाने वाले खर्चों का यानी कि व्ययों का योग किया जाता है। जब व्ययों का योग किया जाता है 4 प्रकार के व्यय होते हैं, घरेलू उपभोग व्यय, सरकारी व्यय, निवेश व्यय और शुद्ध निर्यात होता है। और इन सब की प्राप्ति करेंगे तो हमें मिलता है जीडीपी एमपी, और जीडीपी एमपी जैसे ही मिल जाएगा यहाँ से हम निकालेंगे लास्ट में राष्ट्रीय आय यानी कि एनएनपी एमपी, और जीडीपी में से हम घटा देंगे मूल्यह्रास, इसमें घटा देंगे शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, और उसमें जोड़ देंगे एनएफआईएन की विधियों से प्राप्त होने वाले शुद्ध साधन आय को, तब जाके राष्ट्रीय। ये तीनों विधियों को शॉर्ट में लिखना है क्योंकि आपको 5 नंबर ही लेना है। आपको यहाँ पर कोई 4-5 पेज नहीं भर देना है क्योंकि पॉसिबल है नहीं, इतना टाइम नहीं, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि 3 घंटे में आपको 32 क्वेश्चन का आंसर देना है। कैसे दोगे भैया, हर एक चीज़ लिमिट में होती है, इसलिए इसका वर्ड लिमिट दिया गया है 120। कोशिश करना है 120 से ज़्यादा तो हो ही ना। अब कहेंगे सर क्या वर्ड गिनेंगे? नहीं, अंदाजा होता है 1 से 1.5 पेज, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लगता है देख के, 14 में आया, 16 में आया, 17 में आया, 20 में आया। बस क्वेश्चन पूछे जाने का तरीका, केंद्रीय बैंक के कार्यों को लिखिए या भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य को लिखिए। भाई एक ही चीज़ है, भारत का केंद्रीय बैंक ही भारतीय रिजर्व बैंक है। तो अगर भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य पूछा जाता है या फिर केंद्रीय बैंक के कार्य पूछा जाता है, एक ही चीज़ है जो कि पूछा गया है। 14-16 में भारतीय रिजर्व बैंक, 17 और 20 में ये केंद्रीय बैंक, एक ही बात है। तो यहाँ पर भी टैग मान लीजिए, इस साल 110% आपका आने वाला है, 110% आने वाला है, ठीक है ना। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य या केंद्रीय बैंक के कार्य, समझ में आ रही ना बात, ठीक है ना। रिसर्च किया है, टाइम दिया है, टाइम खर्च किया है आप लोगों के लिए। बस आपको क्या खर्च करना है, क्लिक करना है, शेयर कर देना अपने दोस्तों के बीच में, ताकि उनको तो फायदा हो और मेरा ये फायदा होगा, मेरे थोड़े व्यूज बढ़ जाएंगे, और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से, ठीक है। और जिस दिन आपके नंबर आ जाएगी इकोनॉमिक्स में, पेपर आ जाएगा, पेपर तुरंत फटक से मुझे भेज देगा, सर आपका पढ़ाया हुआ आ गया, मजा आ गया, ठीक है ना। तो मुझे भी देख के मजा आएगा। तो बात करेंगे केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक की जो प्रमुख कार्य है, हेडिंग समझ लीजिए, नोटों का निर्गमन। किसी भी देश में उस देश की केंद्रीय बैंक यानी कि भारत में रिजर्व बैंक के पास ही अधिकार है कि देश के लिए नोटों को जारी किया। ध्यान में एक चीज ध्यान रखना, भारत में केवल 1 रुपए के नोट को छोड़ के बाकी सारे नोट केंद्रीय बैंक जारी करती है, रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई जारी करती है। अब बात करेंगे 1 रुपए का नोट कौन जारी कर देगा, वित्त मंत्रालय। सरकार का बैंक, हमारे देश की रिजर्व बैंक, हमारे देश की सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्रीय सरकार के सलाहकार, बैंकर, एजेंट के रूप में कार्य करती हैं, उनको वित्तीय कार्यों में मदद करती हैं।
नेक्स्ट है जितने भी बैंक है व्यापारिक बैंक है, सभी व्यापारिक बैंकों का बैंक हमारा देश की आरबीआई है। उनके पास जो पैसा होता है आरबीआई के पास जमा कर देते हैं, पैसे की जरूरत है तो आरबीआई से ले लेते हैं। आरबीआई उनके लिए नियम, उनके लिए कानून, उनके लिए नियंत्रण वगैरह सब कुछ करती है। इनकी आरबीआई जिस प्रकार से व्यापारिक बैंक सामान्य ग्राहकों के लिए काम करती है, उसी प्रकार से व्यापारिक बैंकों के लिए केंद्रीय बैंक कार्य करता है। क्रेडिट नियंत्रण, अर्थव्यवस्था में कभी मुद्रास्फीति आ जाती है, कभी मुद्रा अपस्फीति आ जाती है, कभी महंगाई बढ़ती है, कभी मंदी आ जाती है, इन सब चीज़ों को रोकने की जिम्मेदारी, कंट्रोल करने की जिम्मेदारी आरबीआई की होती है। इसलिए इसको क्रेडिट नियंत्रक बैंक के नाम से भी जाना जाता है। जो वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा जो भी उत्पन्न होता है क्रेडिट लिमिटेड, उसको कंट्रोल करने का कार्य करता है। इसके अलावा एक देश का विदेशों के साथ जो भी विनिमय होता है, वहाँ से विदेशी मुद्रा आती भी है जाती है, उन सबको कंट्रोल करने का काम, उन सबको लेखा करने का काम, उन सबको विनिमय करने का काम, सबसे इंपॉर्टेंट उसको संरक्षण देने का काम भी रिजर्व बैंक का ही है। ओके, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या नजर आया, देखिए 13, 16, 20, 22। जो 22 में क्वेश्चन आया ना, वो थोड़ा सा अलग तरीके से आया, यानी कि क्वेश्चन का लैंग्वेज ही बदल गया है, लेकिन क्वेश्चन एक ही था। और 22 में स्टूडेंट ने मुझे कमेंट करके सर क्वेश्चन जो आपने पढ़ा है वो नहीं आया। मैंने कहा बेटा थोड़ा ध्यान से पढ़ो, तो यहाँ पर फर्मों की एक स्थिर संख्या होने पर यहाँ से हटा दो और बाकी क्वेश्चन देखो। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में कीमत का निर्धारण किस प्रकार का होता है, और ऊपर देखो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक कैसे निर्धारित होता है। एक ही क्वेश्चन था, खाली लैंग्वेज देखे बच्चे हड़बड़ा गए। इसलिए मैंने दोनों लैंग्वेज को आपके सामने लेके आया हूँ, ताकि आप अगर इस तरह बदल के आता है कंफ्यूज ना हो। आपको बताना है कि पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे होता है। ठीक है, तो बात करते हैं अब वस्तु की कीमत का निर्धारण करने का सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट है मार्शल का। मार्शल ने ये कहा था कि पूर्ण प्रतियोगिता जब भी बात करते हैं, वस्तु की कीमत का निर्धारण वस्तु की मांग और पूर्ति के द्वारा होता है। मांग पक्ष उपभोक्ता करता है, जो कि कम से कम कीमत पर अधिक मात्रा खरीदना चाहता है, जब पूर्ति पक्ष उत्पादक से होता है, जो अधिक से अधिक कीमत पर ज़्यादा से ज़्यादा माल बेचना चाहता है। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा बिंदु जरूर आता है कि जिस बिंदु पर उपभोक्ता माल को खरीदने के लिए और उत्पादक उसको बेचने के लिए तैयार हो जाता है, मतलब जिस बिंदु पर मांग और वस्तु पूर्ति आपस में बराबर हो जाती है, यानी कि जहां पर वस्तु की मांग और पूर्ति बराबर होती है, उसी को हम संतुलन कीमत के नाम से जानते हैं। वहीं पर संतुलन कीमत निर्धारित होता है। अब बात करते हैं उदाहरण। बिल्कुल उदाहरण देना है बेटा, बिना उदाहरण के तो बात बनेगा ही नहीं। वस्तु की कीमत जैसे बढ़ती चली जाएगी, वस्तु की मांग घटती चली जाएगी, वहीं पर वस्तु की पूर्ति बढ़ती चली जाएगी। लेकिन एक ऐसी कीमत स्तर 6 जहां पर वस्तु की मांग और उसकी पूर्ति आपस में बराबर है, यानी कि जब वस्तु की कीमत ₹6 है, तब वस्तु की मांग भी 60 है, वस्तु की पूर्ति भी 60 है, और ये दोनों बिंदु ई पर आपस में टच करेंगे। डायग्राम तो ये है पूर्ति और ये है मांग, तो बिंदु ई पर होते हैं, तो यही कीमत हमारा कौन सा होगा, संतुलन कीमत होगा। संतुलित कीमत के नाम से ही जानते हैं। ठीक है ना, यही तरीका है, समझ में आ गया ना। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ क्वेश्चन है बेटा, ध्यान में रखने का। बाजार के रूप एकाधिकार बाजार, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एकाधिकार बाजार और अल्पाधिकार, 4 बाजार के रूप है। एक तो मैं बता दे रहा हूँ, बाकी 3 को पढ़ने की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है, क्योंकि कल उससे पहले जो एक लाइव क्लास बताया था, उस लाइव क्लास में मैंने एकाधिकार की विशेषता है, पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता बताया था। तो ऑलरेडी ये सब कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। फिर भी आपको लगता है कि क्वेश्चन का जवाब आपको नहीं पता, मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, सर इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता, मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो बाजार के रूप आपको पढ़ना है 101%। इस साल बाजार के रूप में से कोई भी, चाहे 3 नंबर में पूछा जाए या 5 नंबर में पूछा जरूर जाएगा, क्योंकि फिलहाल मैं सारे 5 नंबर वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ। इसके बाद मैं 3 नंबर वाले क्वेश्चन ही बताऊंगा जो पूछा जा सकता है। तो अल्पाधिकार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ओलिगोपोली, क्या है? अल्पाधिकार बाजार का एक ऐसा रूप होता है जहां बाजार में बहुत ही कम थोड़े से विक्रेताओं का आधिपत्य होता है। वो सबको मिलके आपस में थोड़ा सा स्थानापन्न वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, मतलब उनकी वस्तुओं में अंतर हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कम्युनिकेशन मार्केट की, वोडाफोन भी है, एयरटेल भी है, BSNL भी है और जियो भी है, और मेट्रोपोलिस सिटीज में MTNL है। पूरे भारत में केवल 5 ही जो है कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। ये सभी अपना अपना मार्केट, जियो का अपना मार्केट है, एयरटेल का अपना है, जो वोडाफोन का अपना है, BSNL का अपना है, MTNL का अपना है। सब लोग बाजार के थोड़े थोड़े हिस्से पर कब्जा किए हुए, और सब लोग चाहते हैं कि बाजार की हिस्सेदारी बढ़े, तो ऐसे में इनकी बीच में अत्यधिक कंपटीशन पाया जाता है। अब बात करेंगे इसकी विशेषताएं।
इस बाजार में क्रेताओं की संख्या, सॉरी विक्रेताओं की संख्या कम होती है, क्रेताओं कम होते ही नहीं है, सॉरी, विक्रेताओं की संख्या कम होती है, बेचने वाले यानी कि उत्पादक कम होते हैं, जिसकी मैंने अभी बताया। कीमत और उत्पादक निर्धारण की नीतियों में विक्रेताओं के बीच पारस्परिक निर्भरता है। आपको पता है जब जियो आया था, अपनी सर्विस की कीमत फ्री कर दिया था, फिर उसने थोड़ा सा बढ़ा दिया था। तो ऐसे में एयरटेल और वोडाफोन जो पहले बहुत ज़्यादा लूट रहे थे, उन सब ने अपने जो है कीमतों को कम कर दिया। यानी कि यहाँ पर एक की कीमत का असर दूसरे पर पड़ता है, पड़ेगा ही पड़ेगा, वरना बाजार में वो लोग टिक नहीं पाएंगे। विभिन्न फर्मों में उत्पादों की ऊंची मांग की आड़ी लोच, हर फर्मों की उत्पादों की आड़ी लोच होती है, मतलब एक वस्तु दूसरे को इफेक्ट करता है, एक की मांग दूसरे को इफेक्ट करेगा, दूसरे की कीमत एक और को, तो आड़ी लोच पाया जाता है। विज्ञापन और विक्रय, इस बाजार में विज्ञापन बहुत ज़्यादा किया जाता है, विक्रय लागत बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि हर किसी को मार्केट पर कब्जा जमाना है, हर किसी को अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के बीच में ज़्यादा बेचना है। ऐसे में विज्ञापन का सारा आपने देखा होगा, टीवी में, मोबाइल में, इन सब कंपनियों के विज्ञापन ऐसे ऐसे आते हैं कि आप कंफ्यूज हो गए भाई कौन सा अच्छा है। प्रतिद्वंदियों के बीच निरंतर संघर्ष, यहाँ पर सभी आपस में भिड़ते रहते हैं, कभी प्रोडक्ट को लेके, कभी कीमत को लेके, कभी ये लेके, कभी वो लेके, एक दूसरे की बुराई, जैसे कार बाजार में कोई इसकी बुराई करता है, कोई उसकी बुराई करता है, अपने आप को सुपीरियर दिखाना है। तो यहाँ पर प्रतिद्वंदियों के बीच में गलाकाट प्रतियोगिता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, गुणक क्या है, इसकी गणना कैसे की जाती है, उदाहरण सहित समझाइए। ये क्वेश्चन 14 और 15 में, ये लॉन्ग में है क्योंकि ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी पूछा जा चुका है कई बार। फिलहाल मैं लॉन्ग की बात कर रहा हूँ, 14 और 18 में आया था। मुझे लगता है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको बताया है इस क्वेश्चन को तैयार करिए। गुणक क्या है? गुणक प्रोफेसर कीन्स की एक अवधारणा होती है जो आय, उत्पादन एवं रोजगार सिद्धांत के अनुसार है। कीन्स का विचारधारा अर्थव्यवस्था में कोई भी स्वायत्त निवेश किया जाए, कोई भी निवेश करेंगे तो आय में कई गुना अधिक वृद्धि होगी, यानी कि अगर निवेश करेंगे तो इनकम में उससे ज़्यादा वृद्धि होगी। तो इनकम निवेश की तुलना में जितने गुना अधिक बढ़ेगी उसी को हम गुणक कहते हैं। इसको शॉर्ट में बोला जाता है के, मतलब गुणक निवेश और आय के बीच का संबंध बताता है, जो ये बताता है कि निवेश में आय में होने वाले परिवर्तन का अनुपातिक संबंध। कीन्स ने एक्सप्लेन किया था कि निवेश गुणक से ज्ञात होता है कि जब कुल निवेश में वृद्धि की जाएगी तो आय में जो भी वृद्धि होगी वो निवेश में होने वाली वृद्धि की के गुना अधिक, ये के गुना मतलब गुणक होगी। मान लो 100 रुपये का निवेश किया गया और 200 करोड़ का इनकम होगी, मतलब 2 गुना अधिक वृद्धि, यही हमारा निवेश गुणक। फार्मूला देखिए, के इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा वाई ये बताता है आय में कितना परिवर्तन हुआ और डेल्टा आई ये बताता है कि निवेश में कितना परिवर्तन। जैसे यहाँ पर देखिए, यदि किसी समय पर सरकार अर्थव्यवस्था में 20 करोड़ का निवेश करती है जो कि डेल्टा आई है, और अर्थव्यवस्था में 100 करोड़ की इनकम आती है, डेल्टा वाई है, तो ऐसे में गुणा कितना होगा? 100/20 यानी कि 5 गुना, यानी कि अर्थव्यवस्था में 5 गुना अधिक आय का सृजन हुआ। ठीक है, अभी देखिए ये पूरा कैलकुलेट करके दिखाया गया है। अब इसी तरह से कैलकुलेशन करके आप दिखाएंगे तो मार्क्स पूरे मिलेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन 10वां, और ये क्वेश्चन भी देखिए, जरूरी नहीं जैसा ये तीनों हो सकता है पूर्ण प्रतियोगिता एकाधिकार में अंतर आ जाए, हो सकता है एकाधिकार प्रतियोगिता, हो सकता है पूर्ण प्रतियोगिता एकाधिकार में अंतर, कुछ भी आ सकता है। आपको तैयार रहना है, ठीक है ना। आप अपने आप से तैयार रहेंगे तो कुछ भी आ जाए, क्या फर्क पड़ता है। देखिए पहला अंतर, पूर्ण प्रतियोगिता में समान और समरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है, वस्तु विविधीकरण नहीं पाया जाता है। एकाधिकार में निकटतम मिलती जुलती वस्तुओं का उत्पादन होता है, जबकि एकाधिकार में एक ही वस्तु होती है, कोई निकटतम प्रतिस्थापन नहीं होता है। दूसरा, पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता और विक्रेताओं को दोनों की बाजार दशाओं का पूरा ज्ञान होता है, जबकि एकाधिकार में किसी को भी बाजार का ज्ञान नहीं होता है, और एकाधिकार में क्रेता को बाजार की दशा का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि विक्रेता अकेला होता है, उसको सब कुछ पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। पूर्ण प्रतियोगिता में औसत आगम और सीमांत आगम आपस में बराबर होते हैं, इनकी AR इक्वल टू MR होता है। एकाधिकार में औसत आगम सीमांत आगम अधिक लोचपूर्ण होते हैं और बाएं से नीचे गिरता हुआ होता है, इस तरह से होता है। और एकाधिकार में भी औसत आगम सीमांत आगम दोनों नीचे गिरती होते हैं, लेकिन यहाँ पर AR जो है MR से ज़्यादा होता है। चौथा अंतर, पूर्ण प्रतियोगिता में कोई विक्रय लागत नहीं होती है, मतलब यहाँ पर कोई विज्ञापन करने की आवश्यकता नहीं होती है। एकाधिकार प्रतियोगिता में विज्ञापन की बहुत अधिक जरूरत होती है, इसलिए विक्रय लागत अधिक होती है। और एकाधिकार में केवल सूचनात्मक विज्ञापन किया जाता है, भाई मेरे पास ये सामान है, लेना है ले लो।
पॉइंट नंबर 5, पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमत सीमांत लागत के बराबर होती है, यानी कि यहाँ पर ए आर जो है एम सी के बराबर होगा। एकाधिकारी प्रतियोगिता में वस्तु की कीमतें सीमांत लागत से अधिक होती हैं, यानी कि यहाँ पर ए आर एम सी से ज़्यादा होगा। और एकाधिकार में दीर्घकाल में असामान्य लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पर वस्तु की कीमत का निर्णय एकाधिकार खुद करता है। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमतें एक समान होती हैं, चाहे किसी के पास भी चले जाओ। यहाँ पर वस्तु की कीमतों में भिन्नता हो जाती है और यहाँ पर वस्तु विभेद पाया जाता है, मतलब एक ही वस्तु अलग अलग लोगों को अलग अलग कीमत पर बेचा जा सकता है। और लास्ट में पूर्ण प्रतियोगिता में नई फर्मों का प्रवेश पूरी तरीके से स्वतंत्र होता है। एकाधिकारी प्रतियोगिता में नई फर्में कुछ शर्तों के साथ आ सकती हैं, लेकिन एकाधिकार में पूर्णतः वर्जित होता है, कोई भी नहीं आ सकता। तो कैसा लगा आपको आज की क्लास? ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है ना? क्योंकि मैंने टारगेट रखा है 80 में से 80। आपको कमेंट में बताना है कि आपका टारगेट क्या है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, सर मैं इतने नंबर इकोनॉमिक्स में लाना चाहता हूं। बताइए कैसे होगा? तभी होगा जब मेरे क्लास से आप जुड़े रहेंगे, अपने दोस्तों को भी जोड़ने की कोशिश करें। आपको पर्सनली कोई कुछ पूछना है तो व्हाट्सएप नंबर मेरे लिए सबके लिए ओपन है, व्हाट्सएप कीजिए और अपने पर्सनल डाउट मुझसे पूछिए। थैंक यू एंड बाय।